Hello dear students, today I will explain session 3 Introduction to Instant Messaging। हम सभी इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में जानते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एक कम्युनिकेशन का ऐसा फॉर्म है जिसे हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं इंस्टेंट मैसेजेस की सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। ये मैसेज टेक्स्ट बेस्ड हो सकते हैं, ऑडियो बेस्ड हो सकते हैं, वीडियो बेस्ड हो सकते हैं, और जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें हर तरह की परमिशन होती है, हर तरह की परमिशन के ऑप्शंस होते हैं कि आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप वीडियो चैट कर सकते हो, आप ऑडियो चैट कर सकते हो, आप अपने डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हो, और टेक्स्ट चैट तो हम कर ही सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो पर्सनल कमर्शियल दोनों तरीके से यूज़ होते हैं, और इस चैप्टर में हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ये ईमेल से थोड़ा सा डिफर तरीके से वर्क करते हैं। कैसे? ये रियल टाइम बेस्ड होते हैं पहली चीज़, यानी कि आप जब भी कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो उसका रिस्पॉन्स आप इंस्टेंटली देख सकते हो, अगर सामने वाला उसका रिप्लाई कर देता है तो। इसके बाद जो कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये भी अलाउ करते हैं कि आप तब भी काम कर पाएंगे उन पे, तब भी मैसेजेस रीड कर पाएंगे जब आप उस सॉफ्टवेयर पे लॉगिन नहीं भी करे हुए हैं। जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, अगर उनको यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास में माइक्रोफोन और हेडसेट्स, स्पीकर्स, वेब कैमरास आपके सिस्टम में होने ज़रूरी हैं, ताकि आप अपने यूज़र्स को देख सकें, उसके साथ बात कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग के की फीचर्स के बारे में। इंस्टेंट मैसेजिंग के की फीचर्स में सबसे पहली चीज़ है कि टेक्स्ट मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजे जा सकते हैं, जैसे कि एसएमएस। ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, फाइल ट्रांसफ़र की जा सकती है। फाइल ट्रांसफ़र में हम लोग किसी भी तरह की फ़ाइल की बात कर रहे हैं, चाहे ये एक डॉक्यूमेंट है, चाहे ये एक स्प्रेडशीट है, चाहे ये ऑडियो फाइल है, और चाहे ये एक वीडियो फाइल है। मैसेजेस की हिस्ट्री आप देख सकते हो, उसे सेव कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको लेना होता है। कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स में इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि जैसे कि याहू मैसेंजर है, वीडियो और विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, ये क्या करते हैं, ईमेल एड्रेसेस को यूज़ करते हैं अकाउंट को मैनेज करने के लिए, और स्टैंडर्ड नेम्स को यूज़ करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस? दो टाइप की है हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। एक है आपकी एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरी है वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं, इंस्टॉल किए जा सकते हैं यूज़र के कंप्यूटर पे, जैसे कि गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, रेडिफ बोल है। ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जो कि वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ एक्सेस किए जा सकते हैं वेब के थ्रू, यानी कि अगर हमारे पास में मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इस तरह के वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, तभी हम इन इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। उनमें से कुछ वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे मीबू, या फिर याहू मैसेंजर, एमएसएन वेब मैसेंजर, आईएमओ। ये हमारे क्या हैं? वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ पे कुछ असेसमेंट दिए हुए हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को स्किप करेंगे और हम सीधा शुरू करेंगे यहाँ से, कि जब हम कोई चैटिंग करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उन सब पे हमें सभी को ही चैटिंग करना ऑलमोस्ट आता है। लेकिन यहाँ हमें, जब हम चैटिंग करते हैं, हमें उसके चैटिंग करते समय थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। चैटिंग तो हम सभी करते हैं, बट चैटिंग करते हुए हमें कुछ रूल्स, कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स और वो एटिकेट्स क्या होते हैं, यहाँ हम वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम चैटिंग करते हैं, पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मैसेज हमारा शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम जब भी चैटिंग करें तो हम डायरेक्टली चैटिंग शुरू ना करें, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें अपने नाम के थ्रू। कई बार हमारा, जब हम अपने कॉन्टैक्ट्स को शो करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में अपने कॉन्टैक्ट्स को शो करते हैं, तो वहाँ पर वो ऑप्शन देता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट के साथ अपना नाम भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो। आप अपना नाम वहाँ से ही प्रोवाइड करते नहीं हो, तो उसकी वजह से जिससे आप चैट कर रहे हो या जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आप हैं कौन जिसके साथ चैटिंग की जा रही है। तो इसलिए इट इज़ मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर स्टार्टिंग एनी चैटिंग। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम जब भी कोई बिजनेस कन्वर्सेशन हो रही होती है, कोई नॉर्मल भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो हमें पहली चीज़ का ये ध्यान रखना है कि हमें
ये डिसाइड करना है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी हम जो टॉपिक बोल रहे हैं वो टॉपिक मतलब हमने जो टॉपिक सोचा है कि हम उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। कि सपोज़ हमने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया और मैसेज फॉरवर्ड के होने के बाद में अगर आपके पास में रिप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा पूछना है चैटिंग स्टार्ट करने से पहले कि इज़ इट कंफर्टेबल टाइम टू चैट। उसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट रूल है चैटिंग का, दैट इज़ हमेशा मैसेजेस को अपर केस में नहीं लिखना चाहिए। अपर केस में लिखे हुए मैसेजेस को र्यूड समझा जाता है। इट कंसीडर्ड शाउटिंग एंड वेरी एग्रेसिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड। जब आप एक कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो आप बारी बारी मतलब मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि सामने वाले पर्सन किसी भी और चीज़ में एंगेज हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा आपका एक मैसेज भेजने के बाद में टाइम दें रिस्पॉन्ड करने के लिए। मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ नहीं पूछने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक बार हम जैसे एक इंस्टेंट सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो कभी मल्टीपल लोगों के साथ कम्युनिकेशन होने में हम कई बार प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं कर पाते, और कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो छूट जाता है, बिकॉज हम एक टाइम पे बहुत लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अवॉइड करें एक साथ मल्टीपल कन्वर्सेशन करने में। नेक्स्ट, आप अपने इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यानी कि IM कन्वर्सेशन को प्रॉपरली हमेशा एंड करें। यानी कि जैसे अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हो और चैट आपकी तरफ से आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, बट सामने वाले पर्सन को तो नहीं पता ख़त्म हो गई है, तो उसको आप किस तरीके से बताओगे? हो सकता है वो आपके मैसेज का वेट करे, थोड़ी देर तक वेट करता रहे। तो यहाँ आपको दिखाने के लिए आप जैसे सपोज़ आप मैसेज एंड कर रहे हैं या चैट ओवर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सा बाय लिख दें या सी यू लिख दें, तो इससे सामने वाले पर्सन को समझ आ जाएगा कि दैट चैट इज़ ओवर। तो ये हमारे कुछ एटिकेट्स और रूल्स थे जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम चैटिंग करते हैं किसी के साथ। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको चैटिंग और जीमेल में आपको प्रॉपर मेथड बता रहा है कि आप किस तरीके से करोगे। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू इट विद योरसेल्फ। नेक्स्ट थिंग इज़ क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं या फिर हम एक टर्म इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ये एक डिस्कशन स्टाइल साइट्स है जो कि नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल दोनों यूजर्स के लिए बनी हुई है। किस लिए बनी हुई है? ताकि वो अपने वेब पेजेस, अपने पर्सनल वेब पेजेस क्रिएट कर सके। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल बना दें तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ब्लॉग्स क्या है। ब्लॉग एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी है आपकी। मतलब जैसे हम अपनी डायरी बनाते हैं, उसमें हम अपनी पर्सनल चीज़ें लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, अपने रूटीन के बारे में लिखते हैं, अपने इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, उसी तरीके से ब्लॉग है। ब्लॉग बस ऑनलाइन है, बाकी लोगों को व्यूएबल है। तो ये एक तरह से आपकी ऑनलाइन पर्सनल डायरी है और बहुत सिंपल है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। हमने यहाँ पे तभी बोला था कि ऑनलाइन टेक्निकल्स और टेक्निकल यूज़र्स, यानी कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, चाहे फिर वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो। तो आपको अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए दूसरों को अपने इवेंट्स के बारे में, अपने अनाउंसमेंट्स के बारे में, अपनी न्यूज़, अपने रिव्यूज़, अपने कुछ भी अपने बारे में आप बताना चाहते हो, किसी कॉमन टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो, कोई सोशल मैसेज को आप लोगों को देना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपने ब्लॉग को यूज़ कर सकते हो। ब्लॉग को मैनेज करने के लिए यूजुअली आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। आप ऑफलाइन ब्लॉग भी यूज़ कर सकते हो और आप ऑनलाइन ब्लॉग भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करती हैं फ्री में। आपकी जो मोस्ट कॉमन फेमस वेबसाइट है दैट इज़ wordpress.com, जो कि ब्लॉग बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsome.com, बट दीज आर ऑनलाइन ब्लॉग सर्विसेज। यानी कि ये एक ऐसी वेब सर्विस है जो कि वेब ब्लॉग सर्विसेज हैं जो कि आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि जो आप ब्लॉग बनाओगे वो आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है। इसके बाद ब्लॉग अकाउंट हम क्रिएट कैसे करते हैं? ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। उसके बाद में आपको साइन अप करना है wordpress.com/signup वाली वेबसाइट पे। ये URL आपको अपने एड्रेस बार पे डाल के एक्सेस करना है। उसके बाद यूज़र नेम के बारे में पूछेगा, तो आपको एक अच्छा सा यूज़र नेम चूज़ करना होगा। देन वो पासवर्ड के बारे में आपसे पूछेगा, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस विच इज़ मैंडेटरी टू क्रिएट ब्लॉग, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपका रेडी रखना होगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही एक्टिवेशन लिंक आपका आएगा जो कि आपके
ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद वो लैंग्वेज आपसे पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट को चाहते हो, यानी आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो वो आपसे लैंग्वेजेस के बारे में पूछेगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ब्लॉग। इसके बाद हमारा ब्लॉग एक्टिवेट हो जाएगा और हम अपने ब्लॉग को लिखने के लिए रेडी हो जाएंगे। एनी टाइम यू कैन क्रिएट और पोस्ट योर ब्लॉग। ये सब डेमो हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं कि किस तरीके से हम एक डेमो ब्लॉग बना सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। ये आपको खुद से करना होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। मैंने आपको अभी ब्लॉग के बारे में जब समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन ब्लॉग के अलावा कुछ ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज भी होती हैं। ऑफलाइन ब्लॉग के लिए आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए you can create blog using a blog application and publish the blog whenever internet connectivity is available। मतलब इंटरनेट ज़रूरी तो है, लेकिन वो तब ज़रूरी है जब आप अपने ब्लॉग को पोस्ट करना चाहते हो इंटरनेट पे, तब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ जब आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, उस टाइम पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कौन सी फ्री ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर सर्विसेज हैं जो आपको ये आपको प्रोवाइड करती हैं, ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं? खुमाना, विंडोज़ लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क, ये सब क्या है? ऑफलाइन सर्विसेज हैं जो कि आपको ऑफलाइन ब्लॉग क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या है? हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है, और ई कॉमर्स करते टाइम पे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है। ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज़, कस्टमर नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सेलर। कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग अ क्रेडिट, डेबिट और इंटरनेट बैंकिंग और बाय इंटरनेट बैंकिंग। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो सकती है वो इन 3 तरीक़ों से हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग से। ऑनलाइन शॉपिंग यूज़फुल हो सकती है कब? जब एक कस्टमर जो है उसके पास में जाने का टाइम नहीं है स्टोर्स पे, मतलब वो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो स्टोर्स पे जा सके। और दूसरी चीज़ तब हो सकती है यूज़फुल जब एक स्टोर पे जाना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो बजाय प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदने के, क्योंकि कई बार ऐसे ऑफ़र्स होते हैं, आप देखते हैं ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स होते हैं, तो आपको लगता है कि आप स्टोर पे जाएं अपना टाइम भी लगाएं, इससे तो बेटर है कि आप ऑनलाइन ही उस चीज़ को मंगवा लें। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। कई बार ऐसा क्या होता है कि आपकी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज लोकल मार्केट में अवेलेबल होती ही नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको मिलती हैं। तब ऐसी जगह पे, ऐसे टाइम पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स, फेमस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स हैं, जैसे IRCTC या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या ईबे, रेडबस, ये सब क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट जो कि बहुत पॉपुलर। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेशन 8, इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी, देखो आप सभी लोग इंटरनेट यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन इंटरनेट यूज़ करते हुए हमें ना कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे अभी हमने बात करी थी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर तो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं। और जब हम अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि अगर हम सिक्योर नहीं रहेंगे तो 1 मिनट में हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन थ्रेट्स हैं जिनसे हमें बच के रहना होता है, जिनसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना होता है, जैसे फिशिंग है, ईमेल स्पूफिंग है, चैट स्पूफिंग है। तो आपको इंश्योर करना होता है कि आपके यूज़र नेम, आपके पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड, आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योर हो, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें, अनऑथराइज यूजर्स से आप बच सकें। आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनमें जो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर्स में मालवेयर इंस्टॉल कर देती हैं। मालवेयर इज़ अ टाइप ऑफ करप्टेड सॉफ्टवेयर। तो इससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों से और भी अपने सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स लीक कर सकते हैं। तो कुछ ऑनलाइन थ्रेट्स इसी टाइप की हैं जो कि जिनसे हमें सेफ अपने आप को रखना होता है, जैसे कि फिशिंग है, ईमेल स्पूफिंग है, चैट स्पूफिंग है। तो हम यहाँ पे अब आगे बात करेंगे। हाँ, अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करना होगा, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हमारी सिक्योरिटी के लिए? पहली चीज़, हमें अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने हैं। मतलब हम जब भी पासवर्ड क्रिएट करें तो हम बहुत सिंपल से पासवर्ड ना बनाएं, या जनरल से पासवर्ड या कॉमन से पासवर्ड ना बनाएं। हम पासवर्ड जो है उन्हें, पहली चीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनाएं।
अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ हो, नंबर्स का यूज़ भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ हो। ऐसे कैरेक्टर्स से, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप अपने पासवर्ड को क्रिएट करें ताकि वो ईजी ना हो क्रैक करने के लिए या फिर कोई आसानी से उसको गैस ना कर पाए। तो ये पहली चीज़ है जो आपको सिक्योर रखती है जब आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ करते हो, यानी आप इंटरनेट पे काम करते हो तो उस टाइम पे पासवर्ड सबसे ज़्यादा आपको सिक्योर रखने की काम करता है। इसके बाद स्ट्रेंथ आपकी पासवर्ड की अच्छी होनी चाहिए, आपका पासवर्ड शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट होगा तो आपके पासवर्ड की स्ट्रेंथ कम होगी और वो इजीली क्रैक होने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पहली चीज़ कि आपके पासवर्ड की लेंथ जो है वो 12 to 14 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर्स और नंबर सीक्वेंस, यूजर्स नेम्स, रिलेटिव्स और पैट नेम्स। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पेट के नाम पे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे जो है पासवर्ड्स रख लेते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट करेक्ट। आपको पासवर्ड ऐसे रखने चाहिए, बेशक आपको पासवर्ड्स याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट पासवर्ड्स ऐसे रखने चाहिए जो कि कहीं रिपीट ना हो रहे हों या डिक्शनरी के वर्ड्स ना हों, जिन्हें ईजिली कोई गैस ना कर पाए। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो पासवर्ड्स हैं वो अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर्स और सिम्बल्स के कॉम्बिनेशन से बने होने चाहिए। आपके पासवर्ड में कैपिटल और लोअर केस लेटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड होने चाहिए। कभी भी सेम पासवर्ड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए सेम साइट्स के लिए, अलग अलग साइट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है दैट इज़ बैकअप योर डेटा। हमेशा टाइम टू टाइम अपने डेटा का आप बैकअप लेते रहें। बैकअप लेने से क्या फ़ायदा होता है कि आप अगर सपोज़ बीच में किसी वजह से आपका सिस्टम करप्ट हो गया, उसमें कोई वायरस आ गया या कोई भी और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका सिस्टम ख़राब हो गया, तो ऐसे टाइम पे अगर आपने अपने डेटा का बैकअप लिया हुआ है तो एटलीस्ट आपका वो डेटा जो आप जितना आपने बैकअप लिया हुआ है वो सेव हो जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम अपने डेटा का बैकअप लेते रहें। उसके बाद यूज़ एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। कुछ एन्क्रिप्शन का देखो, मैं पहली चीज़ आपको एन्क्रिप्शन का मतलब समझा देती हूँ। एन्क्रिप्टेड क्या होता है? एन्क्रिप्टेड मतलब प्रोटेक्टेड। जैसे कि अगर हम पासवर्ड देखते हैं तो पासवर्ड जब भी हम टाइप करते हैं, हम टाइप कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्रीन पे वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में चला जाता है। जब भी हम स्क्रीन पे देखते हैं तो वो एन्क्रिप्टेड दिखाई देता है, यानी कि मैंने प्रेस किया कोई भी अल्फ़ाबेट और वो वहाँ पे स्टार या हैश के शेप में दिखा मतलब लगता है, तो वो उसकी एन्क्रिप्टेड फॉर्म है। तो हमें हमेशा ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए जो आपके पासवर्ड्स को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये आपका इससे क्या होगा, आप अनऑथराइज यूज़र से बच पाओगे इस तरीके से। हाँ, नेक्स्ट चीज़ है हमारी कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड्स को किसी को भी शेयर कर देते हैं। आप बता देते हैं कि भाई ये चीज़ खोल लो ऐसे, या फिर आप कैफ़ेज़ पे जाते हैं, वहाँ पे आप रिमेंबर कर देते हैं उसको, ताकि आप बार बार जब काम के लिए आए तो आपको बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और कुछ ब्राउज़र्स जो होते हैं वो हिस्ट्री में सेव भी कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री भी अपने ब्राउज़र्स की क्लीन कर देनी चाहिए ताकि आपके पासवर्ड जो हैं वो सेफ ना रहें। तो प्राइवेट हमेशा रखने चाहिए अपने यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स। आप जब भी किसी वेबसाइट के साथ रजिस्टर कर रहे हो तो उसकी एक पॉलिसी, उसके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ें उसके बाद ही उस पर रजिस्टर करें। ऐसे ही बिना जाने आप उस वेबसाइट को रजिस्टर ना करें या अलाउ ना करें अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने के लिए। इसके बाद डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप कभी भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे तो आप ध्यान रखें कि जब आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं तो पर्सनल डिटेल्स में आप अपनी हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर ना आंसर करें। मतलब आप अपने फॉर्म्स को फिल करते हुए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल ना करें, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप तभी फिल करें जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट हो, जिस वेबसाइट पे आप काम करो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हो। ज़्यादातर सोशल प्लेटफॉर्म पे जब हम अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो वो व्यूएबल क्योंकि सबके लिए होती हैं, तो वहाँ होता है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद सिक्योर ट्रांजेक्शन करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सेफ़ रखना चाहते हो इंटरनेट पे, तो सिक्योर ट्रांजेक्शन, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वेबसाइट जो होती हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को सेव कर लेती हैं। तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को ब्राउज़र्स में जाके, ब्राउज़र की हिस्ट्री में जाके या कैशे मेमोरी को क्लियर करके आप अपने इन सब चीज़ों से होने से बच सकते हैं। मतलब आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को सेव ना करें, और अगर वो सेव कर लेता है तो कैशे मेमोरी में जाके क्लियर कर दें अपने डेटा को, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो
आपकी डिटेल्स को सेव ना करे या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को सेव ना करे, ताकि अनऑथराइज यूजर्स जो होते हैं वो वहाँ जाके आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को मिसयूज़ ना कर पाएँ। नेक्स्ट, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मीडियम है आपके सिस्टम में मालवेयर को आने से बचाने के लिए या फिर इस तरह के करप्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जब भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लिंक्स जनरेट होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि ये चीज़ डाउनलोड करने से ये चीज़ होगा, या फिर आप कई बार कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी और नाम से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने ही नहीं देगा। तो इसलिए ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। जब भी आपके पास में कोई मेल आए तो ये जल्दबाजी ना दिखाएं कि आप उसको तुरंत एक रिप्लाई डालें। आप पहले देखें कि ये मेल कहीं फेक तो नहीं है या फिर ऐसी कोई जगह से तो नहीं है जहाँ से आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, जिस ईमेल आईडी को आप जानते ही नहीं हो वहाँ से ये मेल तो नहीं है, या फिर ये एक ऐसा मेल तो नहीं है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए, जैसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को या फिर आपके एड्रेसेस को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है। तो ऐसी मेल्स पे कभी भी रिप्लाई ना करें। इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको पहले कि आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मैंने आपको बताया था कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो लॉग ऑन डिटेल्स को, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को स्टोर कर लेती हैं। तो ऐसे अगर हम करते रहेंगे कि हम अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर कर देंगे तो उसकी वजह से हमारी ये डिटेल्स सेव नहीं होंगी। तो ये चीज़ भी हमें बहुत ध्यान रखनी है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो आपको इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए ध्यान रखने हैं। इसके बाद ये आपका इंस्टॉल फायरवॉल्स की बात आती है। आपके सिस्टम में एक फायरवॉल का फीचर होता है जो कि एक वॉल की तरह से काम करता है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड आउटर साइड नेटवर्क। तो अगर आप फायरवॉल ऑन कर लेते हैं तो वो क्या करता है, एनालाइज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को और डिटरमाइन करता है कि ट्रैफिक जो है वो अलाउ करना है कि नहीं करना है। ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे लिनक्स, विंडो, मैक, ये इस तरह के फायरवॉल को आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही होते हैं फायरवॉल जो होते हैं। तो ये आपके सिस्टम को सिक्योर रखने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन रिसोर्स। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कभी भी जब भी डाउनलोड कर रहे होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए आपको उसे डाउनलोड करने से पहले ध्यान रखना है कि आप जिस भी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है या फिर बहुत नोन वेबसाइट है तो ही आप डाउनलोड करो। आप ऐसी वैसी किसी भी वेबसाइट पे ना जाओ, क्योंकि उस वेबसाइट पे किसी और नाम से कोई और लिंक रखा हो सकता है जिसकी वजह से आपके सिस्टम में वायरस एंटर कर सकता है, मालवेयर एंटर कर सकता है। इसके बाद रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आपको जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है, जिन एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है, उनको आप कोशिश करें कि आप उन्हें ना तो इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल हो गई हैं तो आप उन्हें हटा दें। अनवांटेड सॉफ्टवेयर कुड गेट इंस्टॉल्ड as they might have been bundled along with unnecessary softwares. Some programs such as toolbars get installed usually through bundle software and program to send personal data without your consent. तो ये आप चीज़ समझ ही गए होंगे कि बिना आपके कंसेंट के आपके पर्सनल डेटा को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। तो इसलिए आपको इन सब वेबसाइट्स को, अनवांटेड वेबसाइट्स को हटा देना चाहिए। अननोन सॉफ्टवेयर्स को आपको अपने सिस्टम से हटा देना चाहिए। इसके बाद हम कैसे देखें, मैंने अभी ऊपर एक पॉइंट डिस्कस करा था कि हमें अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर करना चाहिए। तो ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हम अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री को या वहाँ के डेटा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप अपने वेब ब्राउज़र जिससे भी आप एक्सेस कर रहे हैं, जिससे भी आप अपने डेटा को हटाना चाहते हैं, जिससे भी आप इंटरनेट के वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स मेन्यू में जाना है और ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके अंदर एक सिक्योरिटी टैब होता है जो इस तरीके से आपका दिखाई देगा, जैसे इस स्क्रीनशॉट में आपके पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से आपके टैब्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली चीज़ ये जो पासवर्ड के अंदर जो सेक्शन है, ये नोटिस दैट अंडर पासवर्ड सेक्शन रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट इज चेक्ड। यहाँ पे देखो, आप दिख रहा है आपको ये चेक्ड है, इसको आपको अनचेक करना है। ये आपको अनचेक करना है क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी साइट्स के लिए पासवर्ड को रिमेंबर नहीं करना। तो आप इसको अनचेक करेंगे और देन ओके कर देंगे। तो ये आपके पासवर्ड्स को सेव नहीं करेगा जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाके अपनी लॉगिन डिटेल्स को डालेंगे। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स जो होता है वो आपके कुछ वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन से, जब भी आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हो, किसी वेब पेज पे जाते हो,
किसी चीज़ को ब्राउज़ करते हो तो उसकी हिस्ट्री को अपने पास सेव कर लेता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम उस हिस्ट्री को हटा देते हैं तो वो भी आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ उस हिस्ट्री को हटाने के लिए क्या करेंगे, जर्नल टैब पे क्लिक करेंगे, जर्नल टैब के अंदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ये विंडो दिखाई देगी। इस पिक में आपको एक हिस्ट्री सेक्शन दिखाई देगा, ये हिस्ट्री सेक्शन हमारा दिखाई दे रहा है। इस हिस्ट्री सेक्शन में आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू करने पे आपको इस तरीके से, ये इस स्क्रीनशॉट में अच्छा बेटर दिखाया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिखाई देगा रिमेंबर हिस्ट्री, नेवर रिमेंबर हिस्ट्री, यूज़ कस्टम सेटिंग्स फॉर हिस्ट्री। तो यहाँ आपको नेवर रिमेंबर हिस्ट्री पे क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर सेव ना हो तो, या फिर आप चाहते हो कि हिस्ट्री में आपकी डिटेल्स ना सेव हों तो। उसके बाद कस्टम सेटिंग्स पे हम यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। कस्टम सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे और अदर ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम खोल के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब आपको इस चैप्टर को एक्सप्लोर करना है, अच्छे से अपने डाउट्स को पूछना है। थैंक यू वेरी मच।